टॉक्स फॉर ज्योग्राफी गाइज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज मनुष्य लाखों हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष पर चला गया है, परंतु धरातल से 6371 किलोमीटर की जो पृथ्वी की केंद्र की दूरी है वहां तक जो मनुष्य है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और यही कारण है हमें पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसकी वास्तविक जो स्थिति है, जो उसकी सटीक जानकारी है वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। परंतु बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी प्राप्त करने के तीन प्रकार के स्रोत हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में है घनत्व, डेंसिटी, दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य। तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में है ज्वालामुखी, भूकंप विज्ञान। तो ये स्रोत है जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्राकृतिक साधनों की। अप्राकृतिक साधनों में सबसे पहले है घनत्व, डेंसिटी। ये हमारी पृथ्वी है और हमारी जो ये पृथ्वी है इसका जो आंतरिक भाग है इसको तीन परतों में बांटा गया है। ये सबसे ऊपरी परत है जिस पर मनुष्य निवास करता है, इसे कहा जाता है क्रिस्ट। और मध्य में जो परत है इसे कहा जाता है मेंटिल। और जो मिड में जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है इसे क्या कहा जाता है, कोर या क्रोड नाम से इसे जाना जाता है। तो मनुष्य कहाँ पे निवास करता है, यहाँ क्रिस्ट पे निवास करता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व, यदि हम पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और चूंकि हम क्रिस्ट पर निवास करते हैं तो यहाँ का जो घनत्व है, क्रिस्ट का जो घनत्व है वो कितना है, क्रिस्ट का घनत्व माना जाता है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और मेंटिल का जो घनत्व है ये माना जाता है, मेंटिल का जो घनत्व है ये माना जाता है 3.1 से 4.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जो कोर है इसका जो घनत्व है ये माना जाता है 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जैसे जैसे हम धरातल से आंतरिक भाग की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। तो जब पृथ्वी के धरातल से हम आंतरिक भाग की ओर जाते हैं और आंतरिक भाग में घनत्व बढ़ रहा है तो हमें इस घनत्व के बढ़ने से ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ऐसे पदार्थों से बना है या ऐसे धातुओं से बना है जिसका घनत्व अधिक है। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग यानी पृथ्वी का जो केंद्र है, जो कोर है, ये लोहे व निकेल के मिश्रण से बना है। चूंकि लोहे का जो घनत्व है वो कितना होता है, वो 8 होता है लोहे का जो घनत्व है। और यहाँ पे जो कोर या जो क्रोड है इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व है 11 से 13। तो यहाँ पे इतना अधिक घनत्व होने का क्या कारण है, तो यहाँ पे जो अधिक घनत्व है उसका कारण माना जाता है दाब, प्रेशर को, कि पृथ्वी का जो ये केंद्रीय भाग है इस पर चारों ओर से इतना अधिक दबाव पड़ता है जिसके कारण यहाँ का जो घनत्व है वो इतना अधिक मिलता है। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी की या फिर ये जो धरातल है, धरातल से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। और जो दाब होता है वो भी क्या है, बढ़ता है। दाब भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है।
धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि हम केंद्र की ओर जाएं तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्रति 32 मीटर की गहराई पर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी का जो केंद्र है, हमारे इस धरातल से पृथ्वी का जो केंद्र है, इसकी दूरी मानी जाती है 6371 किलोमीटर। तो इस तरह से जब 32 मीटर की गहराई पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो इस तरह से जब हम 6371 किलोमीटर जब पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जब धरातल से पृथ्वी के केंद्र भाग की ओर जाते हैं तो तापमान तो बढ़ता है परंतु वृद्धि दर कम रहती है। धरातल से 100 किलोमीटर, तो यहाँ तक तो क्या है, प्रति 32 मीटर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर जब हम अंदर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। और 101 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की दूरी तक जो टेम्परेचर है वो किस गति से बढ़ता है? प्रति किलोमीटर 2 डिग्री जो तापमान है वो बढ़ता है। इसी तरह से बात करें हम 301 से पृथ्वी के केंद्र तक, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो किस गति से बढ़ता है? प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो इस तरह से धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान तो अवश्य बढ़ता है परंतु जो तापमान के बढ़ने की जो दर है वो कम हो जाती है। 100 किलोमीटर तक 32 मीटर की गहराई तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है प्रति 32 मीटर की गहराई पर। कहां तक? धरातल से 100 किलोमीटर की दूरी तक। 101 से 300 किलोमीटर की दूरी पर प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। और 301 किलोमीटर से केंद्र तक की जो दूरी है वहां तक जो टेम्परेचर है वो प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो इस तरह से जब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो पृथ्वी के केंद्र, जो पृथ्वी का जो ये केंद्रीय भाग है, तो यहाँ तक जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इतना अधिक जब टेम्परेचर हो जाता है पृथ्वी के केंद्र में तो यहाँ पर जो लोहा पाया जाता है तो वो तो फिर पिघल जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये जो केंद्रीय भाग है इसके चारों ओर से यहाँ पर जो दबाव है वो बहुत अधिक होता है। तो अधिक दबाव होने के कारण ये जो केंद्रीय भाग है इसे फैलने का, इसका जो आयतन है तो इसके आयतन को फैलने का मौका नहीं मिलता है, जिसके कारण ये जो कोर है वो द्रवीय अवस्था में या फिर पिघली हुई अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से अप्राकृतिक जो स्रोत है, घनत्व, ताप, तापमान, इसके आधार पर हमें यही पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों की। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग-अलग भूगोलविदों द्वारा कई थ्योरी है वो प्रस्तुत की गई है, जैसे ज्वारीय परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, निहारी परिकल्पना, जिसमें पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रहाणु परिकल्पना की। ग्रहाणु परिकल्पना
उत्पादन है वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है चैम्बरलिन के द्वारा। ग्रहाणु जो परिकल्पना है ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है चैम्बरलिन के द्वारा दी गई है। और इस परिकल्पना में उन्होंने बताया है कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई है। और सूर्य से किस प्रकार हुई है कि ब्रह्मांड के अंदर जो ये सूर्य है तो उसके पास एक विशालकाय तारा आता है। जो सूर्य है उसके पास एक विशालकाय जो तारा है वो उसके पास से गुजरता है। तो इस तारे के आकर्षण बल के कारण जो सूर्य है इससे इसके बहुत सारे जो छोटे छोटे अणु हैं वो इससे अलग हो जाते हैं। और इन अणुओं को इन्होंने ग्रहाणुओं की संज्ञा दी। और इन्हीं ग्रहाणुओं से मिलकर जो ठोस ग्रह है उनका निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो ग्रहाणु परिकल्पना थी उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। नेक्स्ट जो परिकल्पना है वो है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय जो परिकल्पना है ये जेम्स जीन्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और इस परिकल्पना में इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार बताई है कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के पास में जब कोई विशालकाय जो तारा है वो जब इसके पास से गुजरता है तो ये जो इस तारे की ये जो तारा है इसके आकर्षण बल के कारण सूर्य से एक सिगारनुमा आकृति का जो पदार्थ है वो इससे अलग हो जाता है जिसे जेम्स जीन्स ने फिलामेंट कहा था। और यही जो पदार्थ है फिर अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है जिससे जो ये हमारा जो ये अंतरिक्ष है तो उसके जो ये ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ है। तो जब हम ज्वारीय परिकल्पना की बात करते हैं तो इस परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो कैसा होना चाहिए? तरल अवस्था में होना चाहिए। तो इस तरह से जो ये परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है तो इनसे पृथ्वी का जो अंतरतम है उसकी जो वास्तविक जो स्थिति है कि हाँ पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमें सटीक जो जानकारी है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक साधनों की। प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो धरातल के ऊपर पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो गर्म तप्त जो तरल पदार्थ निकलता है जिसे लावा कहते हैं तो वो धरातल के ऊपर चारों ओर फैल जाता है। तो ज्वालामुखी से हमें यही पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत है जो अभी भी तरल अवस्था में है। तो इस तरह से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में ज्वालामुखी से यही पता चलता है कि अभी भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? एक तरल परत है अभी भी पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्राकृतिक स्रोत है वो है भूकंप विज्ञान। भूकंप जो विज्ञान है इससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सटीक जानकारियां प्राप्त होती है। और भूकंप जो विज्ञान है इसका जो मापन है वो जो भूकंप मापी यंत्र होता है जो सिस्मोग्राफ यंत्र है उस पर जो भूकंपीय जो तरंगे या जो लहरें होती है उनका रीडिंग किया जाता है। और उसी रीडिंग के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारियां हैं वो दी गई है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर है। और ये जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जो धरातल है इसे हम क्रस्ट कहते हैं जिसके ऊपर हम लोग निवास करते हैं। और ये जो क्रस्ट है ये कई प्रकार की जो प्लेटें हैं उनसे मिलकर बनी है। तो जब यहाँ पर जब दो प्लेट है जब आपस में टकराती है तो इनके टकराने के कारण क्या है? कंपन उत्पन्न होता है जिसे ही क्या है? भूकंप कहा जाता है। और जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो
अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि जो पी तरंगे होती है इनकी जो दिशा होती है वो कणों की दिशा के समांतर ही होती है, तो इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। और ये जो पी तरंगे होती है ये ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। किसके समान करती है? ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार। तो इस तरह से पीछे जब आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा भी गया था कि कौन सी तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। तो जो पी तरंगे हैं ये ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं और इनकी जो गति होती है वो क्या होती है? सबसे तीव्र होती है। जो पी तरंगे हैं इनकी जो गति है वो प्रति सेकंड 7 से 8 किलोमीटर होती है। इसके अलावा जो पी जो तरंगे हैं ये ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यम में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश कर जाती हैं। अब हम पी तरंगों की जो स्थिति है इसे डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये कोर है। अब जैसे धरातल से 100 से 150 किलोमीटर नीचे यहाँ पर मान लीजिए जैसे दो जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराई, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो क्या होगा? कंपन होगा। तो जहां पर धरातल के नीचे जहां पर सबसे पहले भूकंप आता है उस भाग को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है भूकंप मूल या उसे फोकस कहा जाता है। इसी तरह से जब इस भाग में जब भूकंप आया है तो ये जो इसके ऊपर वाला भाग है ये इसके सबसे क्लोज्ड है, सबसे पास में है, तो यहाँ पर जो तरंगे है उसकी जो उत्पत्ति है या फिर तरंगों का जो अनुभव है सिस्मोग्राफी यंत्र पर वो सबसे पहले किया जाएगा। तो जहां पर धरातल पर सबसे पहले भूकंपीय जो लहरें हैं उनका अनुभव किया जाता है धरातल के ऊपर, उस भाग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूकंप अभिकेंद्र या एपिसेंटर। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूकंप अभिकेंद्र या एपी सेंटर कहा जाता है। धरातल के नीचे जहां भूकंप सबसे पहले आता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है और धरातल के ऊपर जहां भूकंपीय लहरों का अंकन सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। अब इस भाग से जब ये दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो यहाँ पर एनर्जी तरंगे उत्पन्न होगी और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि तरंगे तीन प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पी तरंगों के बारे में। तो इस भाग से जो ये पी तरंगे हैं ये पृथ्वी के दूसरे स्थानों की ओर चलने लग जाती है। तो इस तरह से जो ये पी तरंगे हैं ये चलने लग जाती है। परंतु ये जो पी तरंगे हैं जब ये यहाँ पर कोर के पास जब ये जो पी तरंगे हैं वो पहुंचती हैं तो इनकी जो गति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ये जो पी तरंगे हैं इनकी गति में परिवर्तन हो जाता है और कुछ ये इस तरह ये वक्राकार रूप में ये चलने लग जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो पी तरंगे हैं यहाँ पर कोर के अंदर घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है और घनत्व में परिवर्तन होने के कारण ही ये क्या करती है? अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है या फिर इनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, ये वक्राकार रूप धारण करती है, जिसके कारण ये जो पी तरंगे हैं वो यहाँ पर लगभग 105 से जो 145 डिग्री, इधर भी 105 डिग्री से 145 डिग्री का जो
एग्जाम में देख लेते हैं, जैसे ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, और मान लेते हैं यहाँ पर इस भाग पर क्या है, भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जिससे क्या है यहाँ पर जो एस जो तरंगे हैं वो चलने लगी है। तो इस तरह से जो ये एस तरंगे हैं वो दोनों ओर चलने लग जाती है, परंतु जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो एस जो तरंगे वो तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती है। तो ये जो एस जो तरंगे है, जैसे ही ये जो पृथ्वी का जो कोर है, जब ये जो बाह्य कोर होता है, तो जब यहाँ पर ये जो पहुंचती है तो यहाँ पर आकर ये विलुप्त हो जाती है। चूंकि ये तरल माध्यम में नहीं चलती है, तो इसका मतलब यही है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ये आउटर कोर है, जो ये बाह्य कोर वाला भाग है, ये तरल अवस्था में है, जिसके कारण ये प्रवेश नहीं कर पाती है। हालांकि पृथ्वी का जो ये अंदर वाला जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु जब ये तरल भाग को पार ही नहीं कर पाती है तो यहाँ पर ठोस तक ये नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरह से जो ये एस जो तरंगे हैं ये सिर्फ 105 डिग्री तक ही है ये पहुंच पाती है। तो एस जो तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस जो तरंगे हैं वो उनका छाया क्षेत्र कितने डिग्री के बीच में होता है। तो 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में जो एस जो तरंगे हैं उनका छाया क्षेत्र होता है। एस जो तरंगे हैं इनका छाया क्षेत्र 105 से 105 होता है, और जो पी जो तरंगे थी उनका छाया क्षेत्र कितना था, उनका छाया क्षेत्र था 105 से 145। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, जैसे जैसे ये एस तरंगे चल रही है वैसे ही ये यहाँ पर पी तरंगे चल रही है दोनों ओर। और ये जो पी तरंगे थी ये इस वाले भाग को ये पार कर जाती है। तो ये जो पी तरंगे थी ये 145 105 से 145 डिग्री के बीच में इनका छाया क्षेत्र था, और जो एस जो तरंगे हैं इनका छाया क्षेत्र 105 से 105 के बीच में। तो यदि आपसे जब एस का पूछा जाए तो 105 से 105 डिग्री, और जब पी का पूछा जाए तो 105 से 145 डिग्री। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता दूं, जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो यहाँ पर आपको 103 डिग्री और यहाँ पर आपको 143 डिग्री मिलता है, और कई बुक्स में जब आप देखेंगे तब आपको 105 से 145 डिग्री मिलता है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग में है, एकदम से फिक्स नहीं है। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि P और S दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र, तब आपका उसका आंसर है वो आपका ये होगा, क्योंकि तब आपका आंसर 105 से 105 नहीं होगा, क्योंकि P तरंगे है वो 145 से 145 के बीच में पाई जाती है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि P और S दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र, तो आपका आंसर होगा 105 से 145 डिग्री, और सिर्फ S 105 से 105 डिग्री, और सिर्फ P तब भी आपका आंसर होगा 105 से 145 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एग्जाम में आपसे जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से आपको उसका जवाब देना होगा। अब हम बात करते हैं एल वेव्स की। एल जो तरंगे हैं इन्हें धरातलीय लहर भी कहा जाता है। इन्हें धरातलीय लहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लहरें हैं ये धरातल के ऊपर चलती है, तो इसलिए इन्हें धरातलीय लहरें कहा जाता है। इसके अलावा ये जो लहरें हैं इन्हें विनाशकारी लहर भी कहा जाता है। विनाशकारी लहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लहरें हैं ये धरातल के ऊपर चलती है, और धरातल के ऊपर चलती है तो ये धरातल के ऊपर ये जन धन सभी की हानि करती है। तो इसके कारण
इन्हें विनाशकारी लहरें या प्रचंड लहरों के नाम से भी जाना जाता है। और जो तरंगे होती है इनकी गति सबसे कम होती है। इनकी गति क्या होती है? सबसे कम होती है। जैसे मान लीजिए इस भाग में जब आपके जो भूकंप है वो आया है, तो यहाँ पर धरातल के पास में जब सबसे पहले जो लहरें हैं उसका अनुभव होगा तो एपिसेंटर, और इस भाग से दोनों ओर ये लहरें हैं वो चलने लग जाती है कुछ इस तरह। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें धरातलीय लहरें कहा जाता है। और विनाशकारी लहर भी कहते हैं, प्रचंड लहर भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक विनाश करती है। लेकिन हाँ, इनकी गति क्या होती है? सबसे कम होती है। प्रति सेकंड 3 किलोमीटर की गति से ये जो लहरें हैं वो चलती है। तो इस तरह से हमें जो लहरें हैं इनके माध्यम से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में काफी सारी जानकारियां प्राप्त होती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, जिसी के कारण क्या है कि ये जो लहरें हैं इनका मार्ग वो वक्राकार हो जाता है। और इसी घनत्व में भिन्नता के कारण हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न परतों में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जो अनिश्चितता पाई जाती है, उसका भी पता चला है। इसके अलावा जो एस लहरें हैं वो बाह्य कोर पर यहाँ आकर जब वो विलुप्त हो जाती है, तो उससे हमें ये भी पता चला है कि पृथ्वी का जो आउटर कोर है ये अभी भी पिघली हुई या फिर तरल अवस्था में है। तो इस तरह से भूकंप विज्ञान से हमें काफी सारी जो जानकारियां है वो सटीक तरीके से प्राप्त होती है। अब हम आगे बात करेंगे पृथ्वी की रासायनिक संगठन और उसकी परतों के बारे में कि पृथ्वी है वो उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार का है और पृथ्वी किन किन परतों से मिलकर बनी हुई है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो रासायनिक संगठन है, तो उसके बारे में जो मत जिनके पूछे जाते हैं उनमें एक तो आपके हैं एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस। और दूसरा आपके एक संस्थान है जिसका नाम है IUCG। एडवर्ड जो स्वेस है ये ऑस्ट्रिया के एक भूगर्भवेत्ता है। और जो IUCG जो संस्थान है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो हिंदी में इसका होगा भूमापी तथा भूभौतिकी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो एग्जाम के अंदर इन दो के द्वारा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो रासायनिक संगठन है, तो इन दो का जो मत है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एडवर्ड स्वेस के द्वारा जो मत दिया गया है उसकी। स्वेस का मत
लोग हैं वो निवास करते हैं। तो ये यहाँ पर महाद्वीप बने हुए हैं। ये आपको जो एक खड्डे नुमा जो भाग दिख रहा है ये महासागरों के रूप में, ये यहाँ पर वापस क्या है, महाद्वीप है। तो स्वेज ने कहा कि ये जो ऊपरी जो धरातल है जहां पर जो मनुष्य है वो निवास करता है, तो ये जो ऊपरी जो धरातल है ये परतदार सेलों का बना है। किसका बना है, परतदार सेलों का बना है। तो जब हम इस परतदार सेल वाला जो ये ऊपरी धरातल है इसको छोड़ दें, जो ये ऊपरी धरातल है जो परतदार सेलों का बना है, तो इसको छोड़ करके यानी इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला तो जो है वो है सियाल, और जो मध्यम जो परत है जो बीच की उसे कहा जाता है सीमा, और जो केंद्र वाला जो भाग है इस परत को कहा जाता है नीफे। सियाल जो परत है, तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सियाल जो परत है ये आपकी 2 तत्वों से मिलकर बनी है, सिलिका और एल्यूमीनियम। सियाल जो परत है ये 2 तत्वों से मिलकर बनी है, सिलिका प्लस एल्यूमीनियम। और जो सियाल जो परत है इसका घनत्व कितना होता है, तो इसका जो घनत्व है वो होता है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरी जो सीमा परत है, जो सीमा जो परत है ये इसका जो निर्माण है वो भी 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसका निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर बना है, इसका बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो जिस तरह से जो सियाल परत थी ये सिलिका और एल्यूमीनियम से मिलकर बनी है, तो ये जो सियाल परत है इसमें सिलिका और एल्यूमीनियम पदार्थों की अधिकता होगी। तो उसी तरह से जो सीमा परत है ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, और यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होगी। और सीमा का जो घनत्व है वो पाया जाता है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और नीफे जो है इसका जो निर्माण है नीफे का ये भी 2 तत्वों से मिलकर बना है। ये किन 2 तत्वों से मिलकर बना है, इसका निर्माण हुआ है निकेल और फेरस अर्थात आयरन या लोहा। तो इन 2 तत्वों से मिलकर जो नीफे है इसका निर्माण हुआ है। और नीफे का घनत्व कितना होता है, नीफे का जो घनत्व है वो होता है 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से स्पेस महोदय ने बताया कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसे 3 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी में, सियाल में, सीमा में और नीफे में। सियाल जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है, सिलिका और एल्यूमीनियम। तो इसका आशय ये है कि सियाल परत में सिलिका और एल्यूमीनियम पदार्थों की अधिकता होगी। दूसरी जो परत है जिसे उन्होंने सीमा कहा है, इसमें ये परत सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, तो यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होगी। और तीसरी जो परत है जो पृथ्वी के केंद्र के पास में जो परत है तो उसे उन्होंने नीफे कहा है, और ये निकेल और फेरस अर्थात आयरन या लोहा से मिलकर बनी है। इसका घनत्व कितना है, 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जो स्पेस महोदय हैं उन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार बताई है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सियाल जो परत है वो किन 2 तत्वों से मिलकर बनी है, तो सिलिका और एल्यूमीनियम। नीफे जो परत है वो किससे बनी है, निकेल और फेरस से। सीमा जो परत है वो किन से बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे आप उसका आंसर दे दीजिए। अब हम बात करते हैं IUCG जो संस्थान है, तो उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या मत दिया है। तो इस तरह से जो पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है
पाई जाती है। ये आपके हो गए महासागर। तो जो आईयूजीसी जो संस्थान थी, इन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? मुख्यतः इन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है। जो ऊपर वाली है उसे उन्होंने क्रिस्ट कहा, जो मध्यम में है उसे उन्होंने मेंटल कहा, और जो बीच वाला जो केंद्र वाला जो भाग है उसे उन्होंने कोर या फिर क्रोड कहा। अब इन्होंने क्या है कि इनके सिर्फ 3 भाग ही नहीं बल्कि इनके उपभाग भी कर दिए। जैसे ये ऊपर वाला जो भाग है जिसे उन्होंने क्रिस्ट कहा है, तो क्रिस्ट को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, जैसे अपर क्रिस्ट, लोअर क्रिस्ट। फिर इस तरह उसी तरह से जैसे मेंटल थी तो उसे भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और जो कोर वाला जो भाग था इसे भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, आउटर कोर और इनर कोर। तो आइए देखते हैं, जो ये ऊपरी भाग है इसे क्या बोला जाता है? इसे क्रिस्ट कहा जाता है। परंतु इन्होंने क्या है कि जो क्रिस्ट है उसे 2 भागों में बांट दिया है। तो हम हमारे धरातल, जैसे हम इसे यहाँ पर 0 मान लेते हैं, तो धरातल से लगभग 30 से 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर की जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपर क्रिस्ट। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपर क्रिस्ट। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊपरी क्रिस्ट। और यहाँ से जो 200 तक का जो भाग है, लगभग 200 किलोमीटर की बात करें तो 200 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे कहा जाता है लोअर क्रिस्ट। निचली क्रिस्ट। और 200 से लेके जो 700 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊपरी मेंटल। और 700 से जो 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे कहा जाता है निचला मेंटल या लोअर मेंटल। ये यहाँ 200 तक का जो भाग था ये क्या हो गया? ये हो गया क्रिस्ट। यहाँ से लेके जो ये 2900 किलोमीटर तक का भाग था ये क्या हो गया? ये हो गया मेंटल। और यहाँ पर 2900 से जो यहाँ पर 6371 किलोमीटर जो केंद्रीय भाग है, यहाँ तक की दूरी वाला जो भाग था ये क्या हो गया? ये हो गया कोर, या आपके इसे बोल सकते हैं क्रोड। और यहाँ पर जो ये कोर है इसे भी वापस क्या है? 2 भागों में बांट दिया गया है। जो ये ऊपर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है आउटर कोर या बाह्य कोर। और ये जो नीचे वाला भाग है इसे कहा जाता है इनर कोर, आंतरिक कोर। तो इस तरह से जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसे मुख्यतः तो 3 भागों या 3 परतों में बांटा गया, क्रिस्ट, मेंटल, कोर या क्रोड। फिर जो क्रिस्ट है इसे फिर से 2 भागों में बांटा गया है। 0 से जो 30 से 35 किलोमीटर का भाग था इसे ऊपरी क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो लगभग 200 किलोमीटर तक का जो भाग है इसे निचली क्रिस्ट या लोअर क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर फिर 700 किलोमीटर तक का जो भाग है इसे ऊपरी मेंटल कहा जाता है। और 700 से जो 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे निचला मेंटल या लोअर मेंटल कहा जाता है। और 2900 से जो यहाँ की जो दूरी है वो
5150 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की दूरी तक के जो भाग उसे कहा जाता है बाह्य कोर या आउटर कोर, और 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक की जो दूरी है उसे कहा जाता है इनर कोर या आंतरिक आंतरिक कोर। तो इस तरह से जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसे पहले तो तीन मुख्य परतों में बांटा गया, फिर इन जो तीन परतें थी इन्हें भी इसके भी फिर क्या है दो भाग कर दिए गए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमें घनत्व है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब ये जो संस्थान थी इन्होंने एक बात और ये बताई कि जैसे जैसे हमने शुरुआत में भी देखा था कि हम जैसे अपने धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते घनत्व के कारण ही तो क्या है कि ये जो परतें हैं इनका डिवाइडेशन हो पाता है। तो इस तरह से जो ये जो परतें हैं इनका डिवाइडेशन हुआ, तो जो ये परतें हैं इनका जब घनत्व है वो अलग अलग होता है। तो जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम क्रिस्ट की बात करें तो उसका घनत्व 2.9 था, और यहाँ पर मेंटल का घनत्व वो आपको 2.9 से आपको 4.7 तक है वो देखने को मिलता है। तो जब इस परत से इस परत में आते हैं तो अचानक ही घनत्व बढ़ जाता है। तो इस कारण क्या है कि घनत्व बढ़ने के कारण इन जो परतें हैं इन परतों के बीच में एक अलगाव की एक असममितता की स्थिति हो जाती है जिसे डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, और इन्हीं डिसकंटिन्यूटी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जब ऊपरी क्रस्ट से जब लोअर क्रस्ट की तरफ जब आते हैं हम धरातल से तो यहाँ पर भी क्या है कि जो ऊपरी क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो तो कम होता है, परंतु जब हम लोअर क्रस्ट की ओर आते हैं तो घनत्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, जिससे अपर और जो लोअर क्रस्ट है इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी यानी एक असमता का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोनराड असमता। इसे क्या कहा जाता है कोनराड असमता कहा जाता है। और इसी तरह से जब निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल वाली जो परत है जब इस वाले भाग से इस वाले भाग की ओर हम आते हैं तब भी अचानक घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि एक और जो असमानता है उसका निर्माण होता है, और इसे कहा जाता है मोहरोविकीक असमानता। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोहरोविकीक असमानता। और जब हम ऊपरी मेंटल से निचले मेंटल की ओर आते हैं तो फिर से घनत्व बढ़ने के कारण यहाँ पर दोबारा क्या है एक असमानता का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेपिटी असमानता। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेपिटी असमानता। इसी तरह से जो निचला मेंटल और जो बाह्य कोर है इनके बीच में भी जो एक असमानता है उसका निर्माण होता है, और इसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असमानता। गुटेनबर्ग असमानता। और जो आउटर कोर और जो इनर कोर है इनके बीच में भी एक असमानता का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है लेहमान असमानता। इसे क्या कहा जाता है, लेहमान असमानता कहा जाता है। तो गाइस आपको ये जो असमानताएं हैं इन्हें अच्छे से देख लेना है। एक बार आप अपने जो भी आपकी नोटबुक है उसमें एक बार आप डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो असमानता के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि मुख्यतः तो ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी इसे मुख्यतः तीन परतों में बांटा गया था। कौन सी परतों में, क्रिस्ट, मेंटिल और कोर या क्रोड। फिर इनके दोबारा से इनके दो दो भाग किए गए। तो जो क्रिस्ट है इसका जो ऊपरी भाग है जो 0 से 30 से 35 किलोमीटर की जो दूरी इसे ऊपरी क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है, और 30 से 35 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो भाग है इसे निचली क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब गाइस मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं
कि जैसे यहाँ पे 200 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये हम जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें अभी तक हम ज्यादा जो गहराई है वहां तक हम प्रवेश नहीं कर पाए। अभी तक जो मनुष्य वो 12 से 14 किलोमीटर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा पाया है। तो जब हम अधिक गहराई पर नहीं जा पाए तो ये जो जानकारी है ये सिर्फ हमें जो भूकंप और जो ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा हमें जो जानकारी जो मिली है, तो उससे एक मैथमेटिक्स के द्वारा ये जो एक है ना, जो एक डाटा है वो बनाया गया है, या फिर जो ज्वालामुखी के द्वारा जो पदार्थ निकलते हैं तो उनकी जो डेंसिटी होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक तथ्य, एक फैक्ट, एक डाटा बनाया गया है कि हाँ पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कुछ इस तरह से होगी। जैसे यहाँ पे 200 किलोमीटर लिखा हुआ, तो ये कोई टू दी पार्टीशन नहीं है कि हाँ 200 किलोमीटर के बाद है वो जो निचली क्रेस्ट है वो आपके समाप्त हो जाएगी। कहीं पर आपको निचली जो क्रेस्ट है वो 100 किलोमीटर तक ही मिलेगी, कहीं पर हो सकता है 150 किलोमीटर भी मिले, या फिर कहीं पर हो सकता है 180 मिले, या फिर कहीं पर 220 भी मिल सकते हैं। ये जो सभी जो आपको किलोमीटर में संख्या दिख रही है ये कोई भी टू द पार्टीशन नहीं है, ये सिर्फ लगभग में आपको जो एक हमें जो जानकारी मिलती है भूकंप विज्ञान से, तो उनके थ्रू ये एक मैथमेटिक्स के द्वारा ये एक कैलकुलेशन किया गया है कि हाँ कुछ इस तरह की पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह जो मैंने यहाँ पर अगर 700 लिखा है तो वहाँ पे 700 किलोमीटर के बाद आपकी जो प्री मेंटल है वो समाप्त हो जाएगी। कहीं पर ये जो संख्या है वो आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से जो क्रेस्ट थी इसके दो भाग कर दिए गए, ऊपरी क्रेस्ट और निचली क्रेस्ट। इसी तरह से जो मेंटल थी इसे भी दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और जो कोर था इसे भी दो भागों में बांटा गया, आउटर कोर और इनर कोर। अब हमने शुरुआत में भी देखा था, और जो ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं, तो जब हम जो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उससे बहुत सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं। जब ये जो पदार्थ बाहर निकलते हैं तो हम इस धरातल के ऊपर रहते हैं, तो इस धरातल का जो घनत्व है, तो जब इतने घनत्व के जो पदार्थ है वो मिलते हैं तब तो हाँ कि हाँ ठीक है, जब क्रस्ट पर हमारे यहाँ पर जितना घनत्व है उतना ही नीचे भी होगा। परंतु जब इससे अधिक घनत्व वाले पदार्थ मिलते हैं तो उससे हम ये एक आइडिया लगाते हैं कि जैसे जैसे हम धरातल की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जब हम इसी तरह भूकंप विज्ञान से भी हमें यही पता चलता है, जब लहरें हैं जब वक्राकार मार्ग का जब अनुसरण करती है तो हमें उससे भी यही पता चलता है कि धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाने पर जो घनत्व है उसमें अंतर देखने को मिलता है और घनत्व है वो निरंतर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जब घनत्व में अंतर आ जाता है तो उसके कारण इन परतों में एक अलगाव, एक अनिश्चितता, एक असंबद्धता का निर्माण होता है, जिन्हें यहाँ पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिन वैज्ञानिकों ने इन अनिश्चितताओं की खोज की थी तो उन्हीं के नाम पर इनका जो नामकरण है वो कर दिया गया है। जैसे अपर क्रेस्ट और जो लोअर क्रेस्ट है इसके बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है, कॉनराड। लोअर